Hey guys, this is Divyansh Yadav and it is your own channel DY Knowledge. May I hope that my videos will enhance your knowledge related to different topics. Today's our topic is G20 Summit. So without any delay, let's start our video. जैसा कि हमें पता है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली सारी प्रेसिडेंसीज टेक ओवर कर ली हैं इस साल के G20 समिट की। तो ये बेसिकली प्रेसिडेंसीज मतलब क्या होता है? तो प्रेसिडेंसीज मतलब होता है कि इस साल की जितनी भी G20 समिट्स की मीटिंग्स होनी हैं उन सबको इंडिया होस्ट करेगा। इट इज़ अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। इस साल G20 की फर्स्ट मीटिंग 9th and 10th सितंबर 2023 को इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में होनी है। Taken over the presidencies of the G20. ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself. तो हमें इस G20 को समझने के लिए पहले G7 को समझना होगा क्योंकि वो G20 से पहले बना था। तो बेसिकली G7 क्या है? तो G7 के लिए हमें 1970s के एरा में जाना पड़ेगा जिस समय वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज़्यादा ऑयल क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। And Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. 1973 में जो भी अरब कंट्रीज़ हैं उनसे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, फ्रांस और यूके ये सब जो ऑयल के लिए निर्भर रहती थी उन अरब कंट्रीज़ पे, उन अरब कंट्रीज़ ने जितनी भी इजराइल के फेवर में वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन सबको ऑयल देने से मना कर दिया था। तो इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई थी 1973 में ऑयल क्राइसिस, जिस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों का रेट बढ़ता जा रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी और करेंसी की वैल्यू डाउन होती जा रही थी। इस सब का पीछे का रीजन था ऑयल क्राइसिस। तो इसको ओवरकम करने के लिए जितनी ये बड़ी कंट्रीज़ थी जैसे अमेरिका, वेस्टर्न जर्मनी, फ्रांस और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इन चारों ने मिलकर सोचा कि हमें इन क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो इन एक्शन प्लान्स को बनाने के लिए इन चारों कंट्रीज़ ने यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, वेस्टर्न जर्मनी और फ्रांस, इन चारों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है फर्स्ट टाइम 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइट हाउस में। तो इस मीटिंग को कंडक्ट करने के बाद 2 साल बाद जब ये पहली मीटिंग हमारी होती है G20 समिट की, उसके 2 साल बाद इसे जापान और इटली भी ज्वाइन करता है। तो जो G4 का ग्रुप था वो बेसिकली G7 के नाम से तब भी नहीं जाना गया, तब तक वो G6 के नाम से जाना गया। उसके बाद 1 साल बाद उसको कनाडा भी ज्वाइन करता है, तब जाके वो G7 के नाम से जाने लगा। ऐसे चलते चलते G7 की मीटिंग्स हुई, उन लोगों ने अपने बहुत सारे एक्शंस प्लान बनाए और एक्शन प्लान बना के एग्जीक्यूट करा कि उसके ऊपर सारी कंट्रीज़ की फाइनेंशियल वैल्यू बढ़े। वो लोगों ने ऑयल के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया जिनसे कि उनकी कोई भी फाइनेंशियल लॉस है उस लॉस से वो लोग ऊपर निकल पाएँ और फाइनेंशियल क्राइसिस से आगे बढ़ें। उसके बाद 1998 में उस G7 को रशिया ने भी ज्वाइन किया और उसको बेसिकली नाम मिला G8 ग्रुप। लेकिन 2014 में रशिया की जो भी मेंबरशिप थी उसे रद्द कर दिया गया जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया के ऊपर अटैक किया। तो फाइनली जो G8 था वो वापस से G7 के नाम से जाना लगा। उसके बाद इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती थी और इन्होंने ये देखा कि जब हमारा वर्ल्ड में इतने तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि किसी वर्ल्ड की एक कंट्री पे अगर कोई चीज़ की क्राइसिस होती है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकी कंट्रीज़ पे भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इन कंट्रीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम G7 को और आगे बढ़ाएं और इसको एक ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में तैयार करें। तो उसके लिए समझने के लिए अब आते हैं G20 पे। तो G20 की भी स्टार्टिंग कुछ इसी तरह हुई थी जब एशियन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर क्राइसिस आई। Markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा करेंसी की वैल्यू गिरती चली जा रही थी, जिसके कारण बहुत सी कंट्रीज़ जैसे कि ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और लाओस जैसी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा मनी का वैल्यू गिर रहा था और वहाँ के लोगों में तो इनफैक्ट कहीं कहीं दंगे भी देखे गए गवर्नमेंट के खिलाफ ले। तो फिर इन सब से उभरने के लिए
बहुत साल ऐसे स्टडी करते, फिर 1999 को 16 सितंबर 1999 को जो G7 का ग्रुप था उसके डिफेंस मिनिस्टर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने मिलकर सोचा कि आजकल कंट्रीज़ के अंदर इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम की वजह से और भी कंट्रीज़ इफेक्ट हो रही हैं। किसी एक कंट्री में ट्रेडिंग इफेक्ट आता है तो उससे और भी कंट्रीज में ट्रेडिंग इफेक्ट आ रहा है जो उससे इंटरकनेक्टेड हैं, जिनसे आपस में मिलके उनके साथ ट्रेड हो रहा है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इस G7 को और बड़े लेवल पे एक्सटेंड करें और भी कंट्रीज को इसमें जोड़ें जिन सबके साथ मिलके हमारी ग्लोबलाइजेशन तैयार हो। तो अब इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी कंट्रीज को साथ में जोड़ा जाए। तो फिर बेसिकली इन्होंने देखा कि जो उस समय की बढ़ती हुई उभरती हुई पावर्स हैं, इकोनॉमीज़ हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जो बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ हैं, तो इन्होंने रशिया, इंडिया, चाइना इनको अपने साथ ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने देखा हर जगह की कौन कौन सी बड़ी बड़ी टेरिस्टोरियल कंट्रीज़ हैं, तो उस तरीके से इन्होंने कहीं ब्राज़ील को लिया, साउथ अफ्रीका को लिया, उसके बाद इधर से इन्होंने साउथ अमेरिका को लिया, साउथ अमेरिका में से कुछ कंट्रीज़ इन लोगों ने पूरा G20 का ग्रुप बनाया और इस G20 ग्रुप के अंदर बेसिकली 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन नेटो ग्रुप है, जिनसे मिलके ये G20 पूरा G20 समिट बनता है। और ये G20 समिट को हम बोल सकते हैं कि आज की तारीख पे यही 20 सबसे पावरफुल और टॉप कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, और इन सब ने साथ में मिलकर ये एक्शन आउट करते हैं, फिगर्स एक्शन आउट करते हैं, प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे मिलके इन सारे के सारे देशों में पीस, हार्मोनी और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए और ये एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करके और डेवलप हों और किसी कंट्रीज़ में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आगे चल के ना हो। तो यही बेसिकली होता है G20। और आई होप you like my videos. I think some little bit increase your knowledge. If you like my video, then share this video, subscribe my channel and like this video. So